Hello, my dear student. I, Rakesh Chaudhary, Head of the Department of Physics, Goodha Public School, welcome you all on this YouTube channel and this online classes. As we have discussed our chapter of second physics, photoelectric effect and matter waves. Now, from today, we are going to start on next chapter, which is atomic physics. Atomic physics. अकॉर्डिंग टू मी दिस चैप्टर इज द जान ऑफ फिजिक्स। और केवल फिजिक्स के लिए नहीं, अपन बात करें तो सारे यूनिवर्स की अपन बात करें तो सारे यूनिवर्स के लिए ये जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, जिस पर पूरी फिजिक्स, जिस पर पूरा यूनिवर्स इस्टेब्लिश है, वो है एटम। एटम, परमाणु जिसको हम कहते हैं। अब अगर अपन बात करें एटम की, तो एटम क्या है? बहुत अपन ने बचपन से पढ़ते आए हैं, साइंस में अपन ने पढ़ा है कि जो सबसे छोटा, जो स्मॉलेस्ट जो पार्टिकल होता है, स्मॉलेस्ट यूनिट जो होती है किसी भी मैटर की, वो क्या होती है? एटम होती है। यानी ये पूरा का पूरा यूनिवर्स जिस सबसे अगर इसको पूरी को हम छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दें, हर एक मैटर को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दें, फिर जो सबसे छोटा जो पार्ट बचता है लास्ट में, वो क्या है? एटम है, जिसको हम और ज्यादा डिवाइड नहीं कर सकते। आज तक हमने यही पढ़ा है। और ये जो वर्ड था एटम, ये आया था, एक ग्रीक वर्ड है, ग्रीक वर्ड एटमोस, और उस एटमोस से ये ड्राइव हुआ है। और एटमोस का मतलब होता है इनडिविजिबल या नॉन ब्रेकेबल, जिसको हम तोड़ नहीं सकते और ज्यादा जिसको हम डिवाइड नहीं कर सकते, वो क्या है? एटम है। अब इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले, यहाँ से हमारा चैप्टर स्टार्ट नहीं होगा, हमारा चैप्टर स्टार्ट होगा जे थॉमसन मॉडल से। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा हम एक बार इसकी हिस्ट्री देख लें कि एटम क्या है, कहाँ से आया है। अगर अपन बात करें साइंटिस्ट की, तो साइंस की अगर हिसाब से अपन देखें तो इंडिया की अगर अपन बात करें तो इंडिया में जो महर्षि थे, 500 BC की बात कर रहा हूं मैं, 500 BC एक महर्षि हुआ करते थे, कनाद। और उन कनाद ने सबसे पहले इस बारे में बता दिया था कि ये जो पूरा का पूरा जो यूनिवर्स है, ये सबसे एक छोटे से पार्टिकल से मिलकर बना है, और उस छोटे से पार्टिकल का नाम है परमाणु, और उस टाइम पर उसको कहा गया था अणु। और एक वर्ड बोला था उन्होंने कि कण से मिलकर बना है, और इसी कण वर्ड से उनका नाम रखा गया था कणाद। एक्चुअली उनका जो रियल नेम था वो था कश्यप। क्या हुआ था, वो जा रहे थे और उनके हाथ में कुछ खाना था, तो उस खाने को छोटे छोटे जो खाना था उसको छोटे छोटे पार्टिकल्स में वो डिवाइड कर रहे थे। फिर लास्ट में जब उनके पास एक सबसे छोटा पार्टिकल बच गया, वो उसको और ज़्यादा ब्रेक करने की कोशिश कर रहे थे। लास्ट में उन्होंने देखा कि हम इसको और ज़्यादा ब्रेक नहीं कर सकते, तो उसके आधार पर उन्होंने एक लाइन बोली थी, और वो लाइन ये थी दैट एवरी ऑब्जेक्ट ऑफ क्रिएशन is made of atoms which in turn connect with each other to form molecules। कि हर जो मैटर है वो एक छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना है, और वो जो छोटा पार्टिकल है वो क्या है? एटम है। और ऐसे ही छोटे छोटे पार्टिकल्स मिलकर क्या बनाते हैं? मॉलिक्यूल बनाते हैं। यानी अब उस टाइम पर ये वर्ड नहीं थे मॉलिक्यूल वगैरह, तो उन्होंने कहा कि हर जो छोटा पार्टिकल है वो किससे मिलकर बना है? परमाणु से। परमाणु आपस में मिलकर क्या बनाते हैं? द्विनुका बनाते हैं। तो इस तरीके से ये इंडिया का रोल माना जाता है किसकी डिस्कवरी में? एटम की डिस्कवरी में। हालांकि साइंस इसको नहीं मानती है, इसका कोई साइंटिफिक प्रूफ भी नहीं है। अब अपन बात करें साइंस के हिसाब से, तो साइंस के हिसाब से कई सारे साइंटिस्ट आए, सारे साइंटिस्ट आते गए, अपनी थ्योरी देते गए, उसके बाद नए साइंटिस्ट आए, उन्होंने पहले वाले साइंटिस्ट की थ्योरी को नकारा कि नहीं, कुछ बातें उनकी मानी कि हाँ ऐसा होता है, कुछ बातों को उन्होंने कैंसिल कर दिया कि नहीं साहब ऐसा नहीं होता, ऐसा होता है। तो वो जितने भी सारे मॉडल्स थे, वो सारे मॉडल इस चैप्टर में अपन एक एक करके डिस्कस करेंगे। जैसे अवोगाद्रो प्रिंसिपल आपने पढ़ा है, उसके बाद में डाल्टन थ्योरी आई, डाल्टन के बाद में जे थॉमसन मॉडल आया, उसके बाद में रदरफोर्ड मॉडल आया, उसके बाद में नील्स बोहर का एटॉमिक मॉडल आया। तो ये सारे मॉडल हैं वो एक एक करके स्टार्ट करेंगे अपन। तो सबसे पहले मैं बात करूं डाल्टन की, कि डाल्टन थ्योरी क्या कहती है। केमिस्ट्री में आपने पढ़ा है, 9th 10th में भी आपने पढ़ा है। और डाल्टन थ्योरी रिगार्डिंग टू एटम कहती है कि मैटर इज मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स। हर जो एक मैटर है वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना है, और उन छोटे छोटे पार्टिकल्स को हम क्या बोलते हैं? एटम बोलते हैं। यही बात कनाद ने भी बोली थी। उसके बाद में एटम ऑफ द सेम एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन शेप, साइज, मास एंड अदर प्रॉपर्टीज। एटम ऑफ द सेम एलिमेंट,
अब थोड़ा सा अपन यहाँ डिस्कस करें इस चीज़ को। अपने को पता है कि बहुत सारे देर आर सेवरल टाइप ऑफ एलिमेंट्स इन दिस वर्ल्ड, लाइक कोई सा भी एक एटम ले लिया मैंने, जैसे सोडियम ले लिया। अब सोडियम है तो उस टाइम पर जब ये डाल्टन थ्योरी आई थी उस टाइम पर ध्यान दीजिएगा किसी भी चीज़ की डिस्कवरी नहीं हुई थी, ना तो प्रोटॉन डिस्कवर हुआ था, ना न्यूट्रॉन डिस्कवर हुआ था, ना इलेक्ट्रॉन डिस्कवर हुआ था। तो उस टाइम पर ये चीज़ें नहीं थी। उस टाइम पर केवल और केवल डाल्टन ने जो थ्योरी दी थी, और ये बात है 1804 के आसपास की, 1804 के आसपास की। और ये जो प्रोटॉन वगैरह है ये तो लास्ट में जाके डिस्कवर हुए थे। तो डाल्टन ने बताया था कि मान लीजिए कोई भी हमारे पास एटम है, अब जैसे सोडियम का एक टुकड़ा है, तो वो जो सोडियम का टुकड़ा है वो सारा का सारा किससे मिलकर बना है? सोडियम के एटम से मिलकर बना है। अब जैसे सोडियम का एक एटम ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा, इस तरीके से सारे एटम आपस में कंबाइन होते हैं और वो कंबाइन होकर सोडियम का एक पीस बन जाते हैं। अब उस सोडियम के पीस में जितने भी सारे एटम्स हैं, सारे किसके हैं? सोडियम के हैं। वो सारे आइडेंटिकल होंगे। आइडेंटिकल किस किस में? सबकी शेप सेम रहेगी, सबका मास है वो सेम रहेगा। तो शेप में, मास में और अदर जो उनकी प्रॉपर्टीज हैं लाइक फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड अदर केमिकल प्रॉपर्टीज, उन सब में वो क्या रहेगा? आइडेंटिकल रहेगा। फिर अपन बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स डिफर इन ऑल रेस्पेक्ट, शेप, साइज एंड मास। अब ये तो बात हो गई सोडियम की। अगर मान लीजिए हमारे पास हाइड्रोजन की बात करूं, हाइड्रोजन गैस है, तो हाइड्रोजन गैस जो है तो वो किससे मिलकर बनी है? हाइड्रोजन के एटम से। और ये हो गए हाइड्रोजन के एटम। अब ये हाइड्रोजन के एटम है, तो उन्होंने क्या कहा? सोडियम का एक एटम डिफर होगा किससे? हाइड्रोजन के एक एटम से। कि जो डिफरेंट टाइप के जो अलग अलग एलिमेंट्स हैं उनके एटम जो हैं वो आपस में आइडेंटिकल नहीं होते, लेकिन एक मैटर के सारे एटम्स आपस में क्या होंगे? आइडेंटिकल। एक मैटर का एक एटम दूसरे मैटर के एटम से डिफर करेगा, अलग होगा किसमें? मास में भी, साइज में भी, फिजिकल प्रॉपर्टीज में भी, केमिकल प्रॉपर्टीज में भी। Atom is the smallest particle of matter which can take part in chemical reactions. जितनी भी सारी chemical reactions होती हैं उनमें जो atom है वो पार्ट लेता है। और उसके बाद में atoms of the same or different elements combine together to form molecules. Atom of the same और डिफरेंट एलिमेंट्स ये आपस में कंबाइन होते हैं, कंबाइन होकर क्या बनाते हैं? मॉलिक्यूल बनाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल H2O है। अब H2O वाटर है, तो अपन देखते हैं कि ये H2O का एक मॉलिक्यूल है और इस H2O के एक मॉलिक्यूल में कितने एटम्स हैं? देयर आर 3 एटम्स, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। अब अगर केवल ऑक्सीजन को मैं छोड़ दूं, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन को ही मैं कंसीडर करूं, ये क्या बना देंगे? H2, हाइड्रोजन गैस। ये क्या है? H2 इज द मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन गैस एंड H2O इज द मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। तो इसका मतलब अगर सेम भी आपस में कंबाइन हो सकते हैं और डिफरेंट भी आपस में कंबाइन हो सकते हैं, और ये आपस में कंबाइन होके क्या बनाएंगे? मॉलिक्यूल बनाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट, एटम कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ना तो उनको हम क्रिएट कर सकते हैं, ना एटम को हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ये डाल्टन थ्योरी का अगला पोस्टुलेट था। अब ये तो डाल्टन ने सजेस्ट कर दिया था, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, यहाँ तक जब डाल्टन ने ये प्रिंसिपल दिया था उस टाइम पर प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन इनको डिस्कवर नहीं किया था। अब इसकी लिमिटेशंस क्या क्या थी, तो वो मैं लिमिटेशंस है वो यहाँ पर ले रहा हूँ। तो लिमिटेशंस क्या थी डाल्टन एटॉमिक मॉडल की? तो पहली तो ये थी, it failed to explain that why atom of different element differ in mass, size and valency. अभी अपन बात कर रहे थे, ये हाइड्रोजन का एक एटम है, ये सोडियम का एक एटम है। अब तो हमें पता है कि वो डिफर हैं किसमें? साइज में भी हैं, मास में भी हैं, वैलेंसी में भी है। क्यों है? बिकॉज अगर मैं बात करूं हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन 1H1 और दिस वन इज सोडियम विच इज 11 सोडियम 23। अब 1H1 की बात करें तो हम जानते हैं कि इसकी स्ट्रक्चर कुछ ऐसी होगी, ये उस हाइड्रोजन का न्यूक्लियस हो गया और यहाँ एक ऑर्बिट है, उसमें एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है। सोडियम की जब अपन बात करते हैं तो ये सोडियम का न्यूक्लियस हो गया। अच्छा, हाइड्रोजन के न्यूक्लियस में क्या है? 1 प्रोटॉन है और
1 इलेक्ट्रॉन, तो न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन तो उसके चारों रिवॉल्व कर रहा है, 0 न्यूट्रॉन है। 1 प्रोटॉन, 0 न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन उसके चारों ओर रिवॉल्व कर रहा है। यहां हम बात करें सोडियम की, तो सोडियम, ये सोडियम का न्यूक्लियस हो गया, सोडियम के एटम का, तो इसमें 11 प्रोटॉन हैं और 12 न्यूट्रॉन हैं और 11 इलेक्ट्रॉन उसके चारों ओर रिवॉल्व करते हैं। तो इसलिए सोडियम में कितनी ऑर्बिट्स होगी, 3 ऑर्बिट्स है। इसलिए सोडियम का जो एटम होगा उसकी साइज हाइड्रोजन के एटम से ज्यादा है। ये अब हमें पता है, लेकिन उस टाइम पर डाल्टन इस चीज को एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे कि उनका मास डिफर क्यों होता है, उनकी साइज डिफर क्यों होती है, उनकी वैलेंसी डिफरेंट क्यों होती है। It could not explain why atom combine together to form molecules. वो इस चीज को एक्सप्लेन नहीं कर पाए कि एटम आपस में कंबाइन होकर मॉलिक्यूल क्यों बना लेते हैं, क्या हुआ था इन तीनों में कि इन्होंने मिलकर H2O बना डाला। तो इस चीज को वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए कि ये जो तीनों एटम कंबाइन हुए थे और इन्होंने H2O का एक मॉलिक्यूल बनाया, तो ऐसा क्यों हुआ, इस चीज को एक्सप्लेन नहीं कर पाए। Could not explain by which force atom held together in molecule. अब H2O की बात करें, H2O का जो मॉलिक्यूल है, तो कौन सा ऐसा फोर्स है, वो फोर्स इन तीनों को आपस में बांधे हुए है, इनको आपस में बाइंड करके रखता है, जिसके कारण वो मॉलिक्यूल बाद में टूटता नहीं है। तो कौन सा फोर्स इन जितने एटम्स को, या जो कोई भी जो मॉलिक्यूल होता है उस मॉलिक्यूल में जितने भी सारे एटम्स प्रेजेंट होते हैं उनको कंबाइन करके रखता है। और लास्ट में could not explain why matter exists in solid, liquid and gaseous state. आपने को पता है there are 3 state of a matter which is solid, liquid and gas. तो इस चीज को एक्सप्लेन नहीं कर पाए कि ऐसा क्यों होता है कि जो मैटर होते हैं वो अलग अलग स्टेट्स में होते हैं। जैसे वाटर की बात करूं तो वाटर अपने को पता है कि तीनों स्टेट्स में रह सकता है, वो सॉलिड में भी रह सकता है, लिक्विड में भी रह सकता है और गैसियस स्टेट में भी रह सकता है। तो इस चीज को डाल्टन है वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए। तो ये तो थोड़ा सा हमने एक बार हिस्ट्री देखी एटम की। अब अपन स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर और वो स्टार्ट करेंगे हम थॉमसन एटॉमिक मॉडल से। तो आइए देखते हैं व्हाट इज थॉमसन एटॉमिक मॉडल। तो अब अपन इस चैप्टर को शुरुआत करते हैं एटॉमिक फिजिक्स की। और इससे पहले हमने डिस्कस कर लिया कि डाल्टन थ्योरी, जो डाल्टन थ्योरी है वो क्या है। अब यहाँ हम बात करेंगे सबसे पहले जे थॉमसन का जो एटॉमिक मॉडल था उसके बारे में। बट उससे पहले जे थॉमसन ने डिस्कवर कर लिया था किसको, इलेक्ट्रॉन को। और इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कैसे हुई थी थोड़ा सा मैं ब्रीफली आपको बता दूं कि जो कैथोड रे ट्यूब थी कि वो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे थॉमसन, और उनके पास इस तरीके की ये एक कैथोड रे ट्यूब थी। देयर आर 2 इलेक्ट्रोड्स, एक एनोड था दूसरा कैथोड था। और इसको ये जो वैक्यूम ट्यूब थी, इस वैक्यूम ट्यूब में सारी जो गैसेस थी उसको बाहर निकाल लिया गया, लो प्रेशर पर गैसेस। और उस सिचुएशन में ये कैथोड, यहाँ ये एनोड था और ये कैथोड था। तो अब जैसे ही इस कैथोड और एनोड के ऊपर बहुत ज़्यादा हाई पोटेंशियल लगभग 10,000 वोल्ट अप्लाई किया गया, तो वहाँ पर उन्होंने देखा कि यहाँ से एक तेज लाइट बीम, एक लाइट बीम है वो कहाँ से कहाँ जा रही थी, कैथोड से एनोड की ओर जा रही थी। और कैथोड से इलेक्ट्रॉन बीम जा रही थी। उस टाइम पर इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया था जे थॉमसन ने। अपने लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, केवल इतना ध्यान रखना है कि जे थॉमसन ने उसको डिस्कवर किया था। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन बीम कैथोड से एनोड पर पहुंची और कैथोड से इलेक्ट्रॉन का एमिशन हो रहा था, इसलिए इसको, इन रेज को नाम दिया गया था कैथोड रेज। देन इलेक्ट्रॉन वाज डिस्कवर्ड बाय द ब्रिटिश साइंटिस्ट जे थॉमसन, जोसेफ जॉन थॉमसन, बाय इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज प्रोसेस इन कैथोड रे ट्यूब। अब हम बात करते हैं थॉमसन के एटॉमिक मॉडल की। पढ़ चुके हो सारे आप प्लम पुडिंग मॉडल या वाटरमेलन मॉडल जिसको कहा जाता है। तो उसके लिए सबसे पहले स्टेटमेंट देखें जे थॉमसन का क्या स्टेटमेंट था इस मॉडल को लेकर। तो उनका स्टेटमेंट था, इन एटम नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स आर प्रेजेंट। एटम में क्या होते हैं, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं। दीज नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स आर नोन एज इलेक्ट्रॉन्स। तो उस टाइम पर इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर कर लिया था। एटम एज ए होल इज न्यूट्रल, इट मीन्स नेट चार्ज ऑफ एटम इज 0। ये उनका मॉडल था, जे थॉमसन का एटॉमिक मॉडल था वो इस तरीके से था कि एटम है वो शेप में कैसा होता है, स्फेरिकल होता है। अब देखो कुछ बातें इसकी सही भी थी, कुछ बातें वो इसकी गलत थी। बाद में जो साइंटिस्ट आए उन्होंने कई चीज़ों को गलत प्रूव किया। तो पहले अपनी इस चीज़ को समझे कि क्या सही था क्या गलत था, उसके बाद में सही वैल्यूज जो आई थी वो क्या थी। तो उसके लिए जे थॉमसन ने बताया कि जो एटम है वो शेप में कैसा है, स्फेरिकल है।
स्फेयर है और उसकी जो रेडियस है यहाँ से लेके यहाँ तक की वो अप्रोक्सीमेट कितनी होती है, 10⁻⁻10 मीटर की होती है। एटम सारा का सारा कैसा होता है, पॉजिटिवली होता है, चार्ज होता है, और उसका जो सारा का सारा मास होता है और सारा का सारा जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो सारा किस में डिस्ट्रीब्यूट है, उसके पूरे वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो ये जो मैंने रेड सा पोर्शन जो दिखाया हुआ है, तो ये जो रेडिश पोर्शन है ये उसका क्या है, पॉजिटिव पार्ट है। अब बाद में ये भी था कि एटम पूरा का पूरा एटम अगर हम देखें तो एटम हो वो कैसा होता है, न्यूट्रल होता है। तो एटम न्यूट्रल है तो इस पॉजिटिव चार्ज को बैलेंस करने के लिए उसके अंदर क्या होने चाहिए, कुछ नेगेटिव चार्ज भी होना चाहिए। तो उन्होंने कहा टू बैलेंस द पॉजिटिव चार्ज देयर आर सम नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स are present in atom and these negative charge particles are known as electrons। तो ये है वो इलेक्ट्रॉन है, और ये इलेक्ट्रॉन बिल्कुल वैसे ही एम्बेडेड होते हैं जिस तरीके से जो वाटरमेलन होता है, उस वाटरमेलन में वाटरमेलन के सीड्स होते हैं। प्लम पुडिंग मॉडल भी तो बोला जाता है इसको। तो पुडिंग क्या है, पुडिंग इज ए स्वीट डिश, हलवा होता है एक तरीके का, और उस हलवे में जैसे जहाँ जहाँ किशमिश रखी होती हैं तो सेम वैसे ही पुडिंग में जहाँ जहाँ प्लम होता है, प्लम पुडिंग मॉडल का मतलब ये हुआ जिस तरीके से जो वाटरमेलन होता है उसमें जहाँ जहाँ उसके सीड्स होते हैं तो उसी तरीके की इसकी जो स्ट्रक्चर होती है वो एटम की होती है। तो पहला उनका पॉइंट ये था, ए पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर ऑफ रेडियस 10⁻⁻10 मीटर, पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर ऑफ रेडियस 10⁻⁻10 मीटर। बाद में ये बात सही भी साबित हुई कि वो हाँ उसकी रेडियस है वो कितनी होती है, अप्रोक्सीमेटली कैसी होती है, 10⁻⁻10 मीटर होती है। शेप में वो कैसा है, स्फेरिकल ही है, ये बात भी बाद में क्लियर हो गई। पॉजिटिव चार्ज एंड मास आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन होल वॉल्यूम, ध्यान रखो ये बात बाद में गलत साबित हुई थी और रदरफोर्ड ने इसको गलत साबित कर दिया था। जब रदरफोर्ड ने अपना मॉडल दिया था तो अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड एटम का जो 90% एरिया होता है वो 90% एरिया वेकेंट होता है, खाली होता है। केवल 10% एरिया एटम का सॉलिड होता है और दिस 10% एरिया ऑफ एटम इज नोन एज न्यूक्लियस। और इसी 10% एरिया में क्या क्या होते हैं, प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं। हालांकि न्यूट्रॉन की डिस्कवरी जो है वो बाद में जेम्स चैडविक ने की थी, लेकिन अभी मैं आपको बता दूं कि इसमें प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं, और प्रोटॉन जो होता है वो बहुत हेवी होता है इन कंपैरिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, 10⁵ टाइम्स ज़्यादा बड़ा होता है। फिर इलेक्ट्रॉन उसके चारों ओर रिवॉल्व करते हैं। तो रदरफोर्ड ने कहा था कि सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज किस पर होता है बच्चों, प्रोटॉन पर। प्रोटॉन किस में होते हैं, न्यूक्लियस में। तो अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज पूरे वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूट ना होकर केवल 10% एरिया में डिस्ट्रीब्यूट होता है, और वो 10% एरिया क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। तो इस चीज को ध्यान में रखना है। तो इसका मतलब ये बात थी वो रॉन्ग प्रूव हुई। पॉजिटिव चार्ज एंड मास आर डिस्ट्रीब्यूट इन होल वॉल्यूम, नहीं ऐसा नहीं होता है, वो केवल न्यूक्लियस में होता है। एटम इज न्यूट्रल, बिल्कुल ठीक बात है, एटम है वो न्यूट्रल होते हैं। सो सम अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्ज इज प्रेजेंट इन इट। तो अभी मैंने आपको बताया था कि ये जो रेड वाला जो हिस्सा अपने को जितना दिखाई दे रहा है वॉल्यूम का, वो सारा पॉजिटिव है। इस पॉजिटिव चार्ज को बैलेंस करने के लिए यहाँ पर क्या है, ये नेगेटिव चार्ज है। और लेकिन ये पॉइंट देखो, नेगेटिवली चार्ज इज एम्बेडेड इन इट लाइक सीड्स इन वाटरमेलन। ये बात गलत थी थॉमसन की। ये क्या पॉइंट बता रही है, ये पॉइंट अपने को ये बता रहा है कि जो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स थे यानी इलेक्ट्रॉन जो थे वो कैसे थे, स्टेशनरी थे। अब बताओ क्या ये बात सही है कि इलेक्ट्रॉन एटम के अंदर स्टेशनरी फॉर्म में रहते हैं, वो रेस्ट पोजीशन में होते हैं? नहीं, ये बात गलत थी। हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन तो न्यूक्लियस के चारों ओर सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं। देन नेगेटिव चार्ज इज एम्बेडेड इन इट लाइक सीड्स इन वाटरमेलन। ये बात भी बाद में रॉन्ग प्रूव हुई थी। इस मॉडल को प्लम पुडिंग मॉडल भी बोलते हैं, इस मॉडल को वाटरमेलन मॉडल भी बोला जाता है। तो ये तो इसके की पॉइंट्स थे, थॉमसन का जो एटॉमिक मॉडल था उसके की पॉइंट्स थे। अब अपन बात करें इसमें क्या क्या उसकी मेरिट्स थी, क्या क्या उसकी डिसमेरिट्स थी। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस चीज को समझना कि वो क्या चीज एक्सप्लेन कर पाए, क्या चीज एक्सप्लेन नहीं कर पाए। देखो सबसे पहले मैं बात करूं मेरिट्स की। जो थॉमसन का एटॉमिक मॉडल था उसकी मेरिट्स क्या थी। पहला क्या लिखा हुआ है, आयनाइजेशन ऑफ गैसेस। देखो बच्चों होता क्या है, कोई भी मान लीजिए हमारे पास ट्यूब होती है, मान लीजिए ये एक ग्लास ट्यूब है और इस ग्लास ट्यूब के अंदर गैसेस हैं वो फिल है।
और क्या होता है, जैसे ही इन गैसेस के अंदर से अगर कोई इलेक्ट्रॉन बीम पास करवाई जाती है, तो इलेक्ट्रॉन बीम जैसे ही इन गैसेस में से निकलती है तो उस टाइम पर इस गैसेस के ये जितने भी सारे जो यहाँ पर मॉलिक्यूल्स होते हैं, ये सारे के सारे क्या होते हैं, आयनाइज्ड हो जाते हैं। उस गैस के, जिस गैस में से इलेक्ट्रॉन बीम को पास करवाया जा रहा है, तो उस गैस में जैसे ही कोई इलेक्ट्रॉन बीम जब पास होती है तो गैस में जितने भी सारे मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं वो सारे क्या हो जाते हैं, आयनाइज्ड हो जाते हैं। वो गैस है वो आयनाइज्ड हो जाती है और फिर इन आयंस के कारण माइनर अमाउंट की करंट है वो उसमें फ्लो होने लगती है, एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज आयनाइजेशन ऑफ गैसेस। ट्यूबलाइट में होता है, ट्यूबलाइट में देर आर टू इलेक्ट्रोड्स, एक तरफ एनोड लगा होता है, एक तरफ कैथोड लगा होता है, और ट्यूबलाइट के अंदर वो गैस भरी हुई होती है। और जैसे ही हम स्विच ऑन करते हैं तो दोनों इलेक्ट्रोड्स पर क्या होती है, स्पार्किंग होती है, और उस स्पार्किंग से एक बीम है वो निकलती है, और वो बीम उस ट्यूबलाइट के अंदर जो गैस भरी हुई है, उस गैस के जितने भी सारे मॉलिक्यूल्स हैं उनको क्या कर देती है, आयनाइज कर देती है। फिर वो मॉलिक्यूल ग्लो करने लगते हैं, इसके कारण लाइट है वो प्रोड्यूस होती है। तो वो प्रोसेस है वो आयनाइजेशन ऑफ गैसेस है। सेकेंड, एमिशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब देखो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ये जितना भी सारा जो वायरलेस कम्युनिकेशन होता है, यानी वायरलेस कम्युनिकेशन लाइक रिमोट कंट्रोल हो गया, मोबाइल फोन हो गए, तो ये जितना भी सारा वायरलेस कम्युनिकेशन होता है ये किसकी हेल्प से होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की हेल्प से होता है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैसे प्रोड्यूस होती हैं, पहले मैं आपको ये बता दूं, मैं आपको सारी प्रोसेस एक साथ बता दूं। एमिशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैसे होता है, थर्मोआयनिक एमिशन कैसे होता है, एंड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, वो तो हम लास्ट चैप्टर में डिस्कस कर ही चुके हैं, वो कैसे होता है। तो इन चीज़ों को पहले, अब एक्चुअली होता क्या है पहले वो मैं आपको बता दूं। थॉमसन ने उसको एक्सप्लेन कैसे किया था उसको बाद में डिस्कस करेंगे। हमें पता है कि ये एटम है, ये उसका न्यूक्लियस है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन उसके चारों ओर सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहे हैं। पहली में 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन हैं, और इसमें इलेक्ट्रॉन है वो इस तरीके से फिल्ड है, K, L, M, these are the names of orbits। अब देखो क्या होता है, जब हम इन इलेक्ट्रॉन्स को एक्सटर्नल सोर्स से एनर्जी देते हैं, तो एक्सटर्नल सोर्स से जैसे ही हम इनको एनर्जी देते हैं तो इनकी काइनेटिक एनर्जी है वो इंक्रीज होती है। मान लो एक इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है और एट प्रेजेंट उसके पास 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी है, लेट 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट उसके पास एनर्जी है। यहां ये सेकंड ऑर्बिट है, एल ऑर्बिट। अब क्या होगा, अगर हम इस 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन को अगर किसी एक्सटर्नल सोर्स से हम एनर्जी देंगे तो इसकी एनर्जी धीरे धीरे इंक्रीज होगी, और एक जो सेकंड है या एल ऑर्बिट में है उसके पास मान लीजिए 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी है। अब देखो क्या होगा, जब हम इस 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाले को एनर्जी देंगे तो धीरे धीरे इसका सर्कुलर पाथ है वो इंक्रीज होता जाएगा, इसकी एनर्जी है वो इंक्रीज होती जाएगी, और जैसे ही उस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगी वो स्विच कर जाएगा किससे किसमें, के ऑर्बिट से एल ऑर्बिट में, वो अपने से हायर एनर्जी स्टेट में आ जाएगा। अब देखो यहाँ हायर एनर्जी स्टेट में आ गया, कोई भी इलेक्ट्रॉन ज़्यादा देर तक हायर एनर्जी स्टेट में रुकता नहीं है, वो वापस एल से के में, सेकंड ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट में चला जाएगा। अब वो क्यों आया था, क्योंकि 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट उसके पास एनर्जी थी, हमने उसको कितनी और दे दी थी, 10 और दे दी थी, तो उसकी टोटल एनर्जी कितनी हो गई थी, 15, और इस एनर्जी को गेन करके वो किस में आ गया था, सेकंड में। सेकंड में ज़्यादा देर तक रुकेगा नहीं, वापस जब वो सेकंड से फर्स्ट में जाएगा उस टाइम पर वो इस 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी को रिलीज कर देगा, छोड़ देगा, और यही 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। इस एनर्जी के रिलेटेड जो भी उसकी वेव होगी वो कौन सी है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैसे प्रोड्यूस होती हैं, जब कोई इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट में आता है तो वो एनर्जी रिलीज करता है, और उस एनर्जी के इक्विवेलेंट जो भी वेव वहां से निकलती है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है। ऐसे ही लाइट प्रोड्यूस होती है, लाइट इज आल्सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, तो ऐसे ही लाइट प्रोड्यूस होती है। और थर्मोआयनिक एमिशन
कि जब आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट को छोड़कर बाहर आ जाते हैं, वो थर्मोआयनिक एमिशन है। यही तो प्रोसेस होगा। जब हम एनर्जी और इंक्रीज करेंगे तो ये जो सर्कुलर ऑर्बिट्स हैं ये और बड़े होंगे, सर्कुलर ऑर्बिट बड़े होते जाएंगे तो जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस से ज़्यादा डिस्टेंस पे जाता जाएगा। इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से ज़्यादा डिस्टेंस पे जाएगा तो उस पर जो अट्रैक्शन फोर्स है न्यूक्लियस का वो धीरे धीरे वीक होता जाएगा। एक टाइम ऐसा आएगा कि वो इलेक्ट्रॉन वहाँ से बाहर निकल जाएगा। टेम्परेचर बढ़ाने से इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होने से वेलोसिटी इंक्रीज होती है, वेलोसिटी इंक्रीज होने से सर्कुलर ऑर्बिट इंक्रीज होता है, अट्रैक्शन फोर्स डिक्रीज होता है, इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट को छोड़कर वहाँ से बाहर आ जाता है। क्या प्रोसेस है? थर्मोआयनिक एमिशन है। और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वो तो हम जानते ही हैं, लाइट इंसिडेंट करवाएंगे, इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाएंगे। तो इन चीज़ों को बता तो दिया था उन्होंने, अब उनका एक्सप्लेनेशन रॉन्ग था। किसका? होता तो ये है, थॉमसन ने क्या बताया उसको देखें। अब यहां तो हमने कह दिया कि इलेक्ट्रॉन है, अब तो हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के चारों ओर रिवॉल्व करते हैं, बट थॉमसन ने तो कहा था कि वो तो स्टेशनरी होते हैं, रेस्ट में होते हैं, इलेक्ट्रॉन मूव नहीं करता है। तो फिर ये प्रोसेस कैसे हुई अकॉर्डिंग टू थॉमसन? थॉमसन ने क्या बताया कि ये मान लीजिए एटम है और इस एटम के अंदर ये नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स हैं। किस में है? स्टेशनरी में है। जब हम इसको एनर्जी प्रोवाइड करवाएंगे तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इनकी एनर्जी इंक्रीज होगी। अब एनर्जी इंक्रीज होगी तो एनर्जी इंक्रीज होने से इनमें क्या होगा? वाइब्रेशंस होंगे, और उस वाइब्रेशन के कारण इनके चारों ओर एक स्पेस क्रिएट हो जाएगा और उस स्पेस से ये इलेक्ट्रॉन वहाँ से बाहर निकल जाएगा। ऑब्वियसली बात है, लोकल भाषा में अगर अपन बात करें तो जमीन में कोई खूंटा है वो गड़ा हुआ है, एक लट गड़ा हुआ है, उसको बाहर निकालना क्या करेंगे? उसको पकड़ के हिलाते हैं, उसके चारों ओर स्पेस क्रिएट करते हैं, उसके बाद उसको बाहर निकालते हैं। सेम ऐसा ही थॉमसन ने बताया था इलेक्ट्रॉन के लिए। हम एनर्जी देंगे, इलेक्ट्रॉन वाइब्रेट करेगा, इलेक्ट्रॉन वाइब्रेट करेगा तो उसके चारों ओर स्पेस क्रिएट होगा और उस स्पेस के कारण वो इलेक्ट्रॉन वहाँ से बाहर आ जाएगा। कौन सी प्रोसेस थी? थर्मोआयनिक एमिशन। एमिशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्यों होगा? जब वो इलेक्ट्रॉन वाइब्रेट करेगा तो इलेक्ट्रॉन जब वाइब्रेट करेगा तो उसके वाइब्रेशन से कुछ वेव्स प्रोड्यूस होती हैं, और वो वेव्स कौन सी हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। हालांकि उन्होंने कहा था कि ऐसा होता है लेकिन तरीका तो गलत था। मैंने आपको बताया कि कैसे वेव प्रोड्यूस होती हैं, बट उनका तरीका जो था, उनका मेथड था बताने का, वो गलत था। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इसको वो एक्सप्लेन, वही सेम चीज। जब हम लाइट इंसिडेंट करवाएंगे तो लाइट जाएगी, लाइट अपनी एनर्जी किसको देगी? इलेक्ट्रॉन को देगी, इलेक्ट्रॉन फिर वाइब्रेट होगा, वहां से बाहर आ जाएगा। तो इन चीजों को वो समझाने में सफल रहे थे, सक्सेस रहे थे। ये उनकी मेरिट्स थी। डीमेरिट्स या उनके ड्रॉबैक्स क्या थे? क्या वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे थॉमसन? पहली चीज, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। अब बच्चों, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम क्या होता है पहले मैं इसको बता दूं, शॉर्ट में बता दूं, आगे डिस्कस करेंगे रदरफोर्ड मॉडल में हम इसको। अभी हम डिस्कस कर रहे थे कि ये मान लीजिए न्यूक्लियस है और ये उसकी अलग अलग, कोई भी एटम है, ये उसकी डिफरेंट ऑर्बिट हो गई। अभी हमने क्या कहा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव रेडिएट होती है। कब? कोई भी इलेक्ट्रॉन जब हायर एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट में आता है, स्विच करता है, तो वो एक वेव छोड़ता है। मान लो एक इलेक्ट्रॉन सेकंड से फर्स्ट में आ रहा है, तो सेकंड ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट में आ रहा है तो एक वेव उसने रिलीज की। लेट उस वेव की वेवलेंथ कितनी है? 760 नैनोमीटर, रफली बता रहा हूँ आपको। कोई जरूरी थोड़ी है सेकंड से फर्स्ट में ही आ सकता है, हो सकता है वो थर्ड से फर्स्ट में आ सकता है। तो इलेक्ट्रॉन जब थर्ड ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट में आएगा उस टाइम पर एक वेव रिलीज कर रहा है, लेट इट इज 560 नैनोमीटर। हो सकता है वो 3 से 2 में मूव कर रहा है, तो 3 से 2 में मूव कर रहा है, इस बार उसने एक वेव छोड़ी 620 नैनोमीटर की। हो सकता है वो 4 से 1 में आ जाए, तो 4 से 1 में आ रहा है, उस टाइम पर उसने एक वेव रिलीज की 450 नैनोमीटर की। कहने का मतलब, कोई भी इलेक्ट्रॉन जब हायर एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट में आ रहा है तो वो एक डिफरेंट वेवलेंथ की वेव रिलीज कर रहा है। और अगर मैं इन सबको एक पैटर्न पर लूं, देखो किस तरीके से, ये मैं एक पैटर्न बनाऊं इस तरीके से वेवलेंथ का, और यहाँ 300 से स्टार्ट करता हूँ, 300, 400, 500, 600, 700 नैनोमीटर। ये एक पैटर्न हो गया वेवलेंथ का। पहली वेव कितने की आई? 760 नैनोमीटर, यहाँ पर ये अपनी को पहली वेव आई। सेकेंड वेव कितनी आई? 560। जब 3 से 1 में आएगा तो 560, एक ये आई।
फिर आई 620, ये 620 की, फिर आई 450 की, ये 450, एक आई 350, एक आई 480, एक आई 510, एक आई 580। इस तरीके की ये अलग अलग वेवलेंथ वाली वेव है वो निकल रही हैं, और इन सारी वेवलेंथ को यदि हम एक पर्टिकुलर पैटर्न पे लें तो वो जो पैटर्न होता है वो क्या होता है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम होता है। ये हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम है। तो रदरफोर्ड के अनुसार, हालांकि रदरफोर्ड भी इस चीज को एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे, तो मेन चीज ये हुआ कि कोई भी जो हाइड्रोजन के एटम में कोई भी इलेक्ट्रॉन जब हायर एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट में आता है तो इस तरीके की डिफरेंट वाली वेवलेंथ्स वाली वेव है वो रेडिएट करता है। बट थॉमसन इस चीज को एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि हाइड्रोजन की बात करूं मैं तो हाइड्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, एक ही तो है। हाइड्रोजन में एक ही इलेक्ट्रॉन है तो वो एक इलेक्ट्रॉन वाइब्रेट करेगा तो वो तो एक तरीके की वेवलेंथ वाली वेव है वो रिलीज करेगा। तो इस चीज को वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। और सेकंड चीज, स्कैटरिंग ऑफ अल्फा पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग, जो रदरफोर्ड ने बाद में इसको प्रूव किया था, गोल्ड फॉइल वाला एक्सपेरिमेंट कि गोल्ड फॉइल पर अल्फा पार्टिकल्स की बम्बार्डमेंट करवाई थी, तो कुछ मोस्टली जो अल्फा पार्टिकल्स थे वो तो उस फॉइल को क्रॉस करके सीधे चले गए थे। उनमें से कुछ लो एंगल लेस देन 90 डिग्री पे डिफ्लेक्ट हुए, कुछ ग्रेटर देन 90 डिग्री पे डिफ्लेक्ट हुए थे, तो उस चीज़ को वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। तो बच्चों ये था थॉमसन का एटॉमिक मॉडल। इसके बाद अपन लेंगे रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल हमारी नेक्स्ट वाली क्लास में। थैंक यू सो मच।